आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 1 भाषा, लिपि एवं व्याकरण। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे आपको यहाँ पर चित्र दिख रहा है, उसमें एक अध्यापक बच्चों को लिख करके पढ़ा रहा है। बच्चे अध्यापक की बात को सुनकर के पढ़ रहे हैं, अर्थात समझ रहे हैं। चलिए अध्यापक कहता है, बच्चों मैं आज आपको भाषा के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो एक बच्चा कहता है, सर हम सभी भाषा पढ़ना चाहते हैं। आगे उसी तरह दूसरे चित्र में परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है और एक तरफ चित्र में बच्चे वाद विवाद कर रहे हैं, अर्थात एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि मनुष्य को अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। यही साधन भाषा कहलाती है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। ठीक है, सभी प्राणी अपने मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम भाषा कहते हैं। चलिए जानते हैं इसी परिभाषा के माध्यम से। वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, संसार में अनेक भाषाएं बोली एवं समझी जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रोमन, जर्मन, फ्रेंच आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, बांग्ला आदि। ठीक है, भाषा की रूप, भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, पहला है मौखिक भाषा। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों ने भाषण द्वारा बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा लोगों ने सुनकर उसका आनंद उठाया। ठीक है, भाषा, मौखिक भाषा के 2 अंग हैं। पहला है बोलना और सुनना। वह भाषा का प्राचीनतम एवं मूल रूप है। चलिए जानते हैं उसी परिभाषा के माध्यम से कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरा उसे सुनकर ग्रहण करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। विकास बीमार था, उसने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखकर अपनी बीमारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानाचार्य ने प्रार्थना पत्र पढ़कर उसकी बीमारी के विषय में जाना और उसे अवकाश प्रदान कर दिया। लिखित भाषा के भी 2 अंग हैं, लिखना और पढ़ना। ठीक है, जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। वह साधन जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, यह भाषा का स्थायी रूप है। पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों में भाषा का लिखित रूप प्रयुक्त होता है। लिखित रूप भाषा को सुरक्षित रखता है। ठीक है, वही भाषा का लिखित रूप कहलाता है, अर्थात
साधारण शब्दों में समझें बच्चों, अगर बोलकर प्रकट करने वाली भाषा मौखिक भाषा, लिखकर प्रकट करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। आगे है सांकेतिक भाषा। यह भाषा का महत्वपूर्ण रूप है। इसका प्रयोग दैनिक जीवन में बहुत होता है। जब हम संकेतों के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त करते हैं तथा दूसरे संकेतों के द्वारा ही हमारी बातों को, इसका प्रयोग दैनिक जीवन में बहुत होता है। जब हम संकेतों के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त करते हैं तथा दूसरे संकेतों के द्वारा ही हमारी बातों को समझता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट में सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, मूक बधिर व्यक्तियों के बीच में सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग होता है। ठीक है, आगे है मातृभाषा। विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। गुजराती परिवार में जन्म लेने वाले बच्चा गुजराती सीखता है। जिस परिवार में हिंदी बोली जाती है उस परिवार का बच्चा हिंदी सीखता है। अतः जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा बच्चा जन्म से ही सीखता है। आगे है राष्ट्रभाषा। वह भाषा जो देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। आगे है राजभाषा। राजभाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों में किया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, परंतु अंग्रेजी को भी सहभाषा के रूप में रखा गया है। ठीक है, आगे है भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारत संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं निम्न हैं, जैसे उड़िया, असमिया, संस्कृत, हिंदी, डोगरी, सिंधी, मणिपुरी, कश्मीरी, तमिल, मराठी, नेपाली, बंगाली, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, कोंकणी, मैथिली, संथाली, कन्नड़ और बोडो। इस तरह ये 22 भाषाएं हैं जो संविधान में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आगे है बोली। बोली किसे कहते हैं? भाषा की अर्ध विकसित रूप को बोली कहते हैं। इस भाषा का स्थानीय या क्षेत्र रूप भी कह सकते हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसमें प्राय साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं। लोकगीत एवं लोक कथाओं की रचनाएं इसमें होती हैं, लेकिन इनका लिखित रूप नहीं होता। कुछ बोलियों में भी साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। अवधि में रामचरितमानस एवं ब्रजभाषा में सुरसागर की रचना की गई है। आज ये साहित्यिक भाषाएं बन गई हैं। ठीक है, फिर है मानक भाषा। भाषा में एक रूपता लाने के लिए विद्वानों एवं शिक्षाविदों द्वारा जिस भाषा को मान्यता दी गई है उसे मानक भाषा कहते हैं। वर्णों के लेखन में एक रूपता बनाए रखने के लिए भाषाविद वर्णों का मानक स्वरूप निर्धारित करते हैं। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने हिंदी की मानक वर्तनी का निर्धारण किया है। आगे हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा का अत्यधिक महत्व है। इसका प्रयोग देश के अधिकांश लोगों द्वारा किया जाता है। आज विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं लिपि किसे कहते हैं। वर्गों का उच्चारण ध्वनियों द्वारा होता है। ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। यह चिन्ह
लिपि कहलाते हैं। जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां निम्न हैं, जैसे हिंदी की देवनागरी, संस्कृत भाषा की है देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, बांग्ला की लिपि है बांग्ला, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, फ्रेंच भाषा की लिपि है रोमन, मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है, आगे है साहित्य। ज्ञान की संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य में मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में संग्रह करता है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे परिचित हो सके। फिर है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा अपने आप में विशिष्ट है। भाषा की मौखिक एवं लिखित रूप को सही अर्थों में समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से मिलता है। चलिए करते हैं, जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार। इसमें वर्ण अक्षरों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करके उनका उच्चारण और भेद लिखने की विधि के विषय में विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, बनावट, उत्पत्ति आदि के विषय में विचार किया जाता है। आगे है वाक्य विचार। इसमें वाक्यों की रचना, भेद, वाक्य विग्रह और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। ठीक है, इसे हम वाक्य विचार कहते हैं। तो बच्चों, यह पाठ समाप्त हुआ। तो चलिए अब जानते हैं इस पाठ की महत्वपूर्ण तथ्य। मन के भावों एवं विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। दूसरा है, जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। तीसरा है, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। आगे भाषा की मान्य एवं स्वीकृत रूप को मानक भाषा कहते हैं। ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।